हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में हम लोगों ने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये 5वीं क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौर्य साम्राज्य। हमारे पेट के सिलेबस में जो है स्पेशली मेंशन किया हुआ है मौर्य साम्राज्य में अशोक के बारे में। तो हम लोग मौर्य साम्राज्य का थोड़ा सा बाकी का ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर अशोक पे जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे पहले इनके संस्थापक देख लेते हैं। तो इनके संस्थापक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उनके गुरु थे चाणक्य। और चाणक्य के कुछ अन्य नाम हैं जैसे कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त या भारत का मैकियावेली भी इन्हें कहा जाता है। अब ये मैकियावेली कौन थे, तो ये इटली के थे और ये जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है इसके संस्थापकों में से इनको एक प्रमुख माना जाता है, मैकियावेली को। फिर चाणक्य की एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वाली नहीं है, यह अर्थशास्त्र जो है पुस्तक यह राजनीति से संबंधित है। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं जो। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है और इनके दो अन्य नाम भी हैं, सेंड्रोकोरस और सेंड्रोकोटस। ये रा है। सेंड्रोकोरस जो है वो प्लूटार्क ने इनको कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोरस जो है प्लूटार्क ने कहा था और सेंड्रोकोटस जस्टिन ने कहा था। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो जो जिसमें रा आ रहा है यहाँ पे ना सेंड्रोकोरस, उसमें नाम में भी रा आएगा। जैसे यहाँ पे प्लूटार्क है, इसमें भी रा आया ये और इसमें भी रा आया। इसमें सेंड्रोकोटस है जिसमें टा आ रहा है, उसमें इनके नाम में भी टा आएगा। मतलब सेंड्रोकोटस जस्टिन ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को और सेंड्रोकोरस जो है प्लूटार्क ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे देख लेते हैं 305 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य से और सिलेउकस निकेटस से युद्ध हुआ था। फिर आगे जो शासक आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का जो अगला शासक था वो था बिंदुसार। बिंदुसार को हम अमित्रघात भी कहते हैं और ये जो बिंदुसार थे ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे, है ना। आगे बात करते हैं तो मिस्र के राजा जो थे फिलाडेल्फ, इन्होंने अपना जो है राजदूत डायमेक्स भेजा था किसके दरबार में, तो बिंदुसार के दरबार में। फिर सीरिया नरेश थे जो सीरिया के राजा थे, इन्होंने अपना राजदूत एटियोकस भी भेजा था बिंदुसार के दरबार में। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने डायमेक्स को भेजा था और सीरिया नरेश ने एटियोकस को भेजा था। आगे देख लेते हैं तो बिंदुसार के दो पुत्र थे, एक सुसीम और एक अशोक। जब ये इनके शासनकाल में बिंदुसार के तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। वहाँ के राज्यपाल जो थे उस समय वो सुसीम थे, तो ये विद्रोह को दबा नहीं पाए, तो इसके लिए अशोक को बुलाया गया। अशोक कहाँ थे उस समय, तो अशोक अवंती के राज्यपाल थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो अशोक कहाँ के राज्यपाल थे, तो अशोक अवंती के राज्यपाल थे। तो अशोक तक्षशिला गए विद्रोह को दबाने के लिए। इन्होंने सफलतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया और वहाँ पर जो है एक श्रीनगर नाम का नगर बसाया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने जो है श्रीनगर बसाया था। अब हम लोग अशोक के बारे में बात करेंगे। हमारे पेट के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, अशोक से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं पेट में, तो हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे अशोक को। अशोक के शासनकाल की बात करते हैं तो 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक इनका शासनकाल रहा है। फिर इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी जो माता का नाम था वो था शुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी। अशोक के कुछ नाम के बारे में देख लेते हैं तो इनका जो अधिकतर इनके अभिलेख वगैरह मिले हैं उनमें लगभग में नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा है इनका, है ना। और अशोक का जो स्पष्ट नाम अशोक किन किन में लिखा है, तो कर्नाटक के मास्की, नेत्तूर तथा उदयगोलान, ये 3 अभिलेख मिले हैं, मास्की और नेत्तूर में और उदयगोलान में। इनमें अशोक का नाम स्पष्ट अशोक लिखा हुआ है। एक और मिला है मध्य प्रदेश के गुर्जरा में, इस अभिलेख में भी अशोक का नाम स्पष्ट अशोक लिखा हुआ है। एक और अभिलेख मिला है इनका भबरू अभिलेख। भबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था, मतलब मगध का राजा बताया था भबरू अभिलेख में, ये भी पूछा गया है। और भबरू अभिलेख में चर्चा किसकी थी, तो त्रिरत्न की चर्चा थी। जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते थे उनकी चर्चा थी भबरू अभिलेख में। आगे देखते हैं तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष
मतलब 269 BC में इनका राज्याभिषेक हुआ था और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 BC में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि कलिंग पर जब अशोक ने आक्रमण किया था तो वहाँ का राजा कौन था। तो जब कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था तो वहाँ का राजा था नंद राज। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो एक खारवेल थे, खारवेल एक राजा का नाम है, इनका एक अभिलेख मिला था हाथी गुफा अभिलेख। तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर जब आक्रमण किया तो वहाँ पे युद्ध हुआ, उसमें जो है बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ। तो अशोक का जो है सब नरसंहार देख के उनका जो है दिल वो द्रवित हो उठा। इसके बाद इन्होंने जो है शांति कायम रखने की जो है मतलब एक प्रकार से मान लीजिए प्रतिज्ञा ले ली और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म में शांति के बारे में जो है ज़्यादा चर्चा है। अब बौद्ध धर्म की अपनाने की प्रेरणा सबसे पहले इनको किसने थी। तो इनका एक भतीजा था, निग्रोथ नाम था। तो बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा अशोक ने किससे ली, तो निग्रोथ से। और बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी अशोक को, तो उपगुप्त ने। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। अशोक जो है धार्मिक रूप से सहिष्णु था। सहिष्णु का मतलब ये था कि अशोक खुद तो बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन अपने प्रजा को या अपने राज्य में जो है उसने इसको धार्मिक रूप से कुछ ऐसा नहीं करता था कि आप मैंने मतलब बौद्ध धर्म अपनाया है तो आप भी बौद्ध अपनाओ, ऐसा कुछ नहीं था। सबको मानता था, सब धर्म को मानता था। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव उसकी किस पत्नी का था। तो जैसा कि अशोक के कुल 5 पत्नियां थीं और अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव उसकी जो पत्नी थी कारवाकी का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। याद रखिएगा, एक बार पूछा गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार है तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को और बेटी सिंघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये चीज़ आपको लोगों को पता होगी पहले से। तो इन लोगों को प्रचार है श्रीलंका भेजा था अशोक ने। फिर ये जो धार्मिक रूप से सहिष्णु था, इसके लिए आप एक देखते हैं कि अशोक ने आजीविक जो संप्रदाय था, इनके जो लोग थे, मानने वाले लोग थे, उनको बराबर एक प्रकार की पहाड़ी हैं, पहाड़ियों का नाम है, तो बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाएं कौन कौन सी थी, सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी दान में दे दी थी। इनको आजीविक संप्रदाय मानने वाले लोगों को। फिर बात करते हैं अशोक के कुछ शिलालेखों की। तो अशोक शिलालेख लिखवाने वाला पहला शासक था। अशोक को शिलालेख लिखवाने की प्रेरणा सबसे पहले किससे मिली थी, तो इराक के एक राजा थे डेरियस। इनका नाम आपको कहीं जगह वेरी करता मिल जाएगा, मतलब कहीं कुछ और लिखा है कहीं कुछ और लिखा है, तो आप ये डेरियस मानेगा। डेरियस है, कहीं की दाए बाहु भी लिखा होगा तो वो भी ठीक ही है, एक ही चीज़ है दोनों चीज़ें, लेकिन आप डेरियस ज़्यादा याद रखिएगा। और जो इनके शिलालेख की भाषा जो थी वो थी प्राकृत भाषा, सॉरी रॉन्ग लिख गया, प्राकृत भाषा होगा यहाँ पे। तो इनकी भाषा थी प्राकृत। और लिपि कौन कौन सी थी, तो जिस देश में मिले हैं उस हिसाब से इनकी लिपि थी। भारत में जितने भी इनके शिलालेख मिले हैं उनमें लगभग लिपि थी इनकी ब्राह्मी। और पाकिस्तान में जितने भी मिले हैं उनमें लिपि थी खरोष्टी। और अफ़गानिस्तान में जितने मिले हैं उनमें लिपि थी अरमाइक। और अफ़गानिस्तान के उत्तरी सीमा पे जितने मिले हैं उनकी लिपि थी ग्रीक। ये चारों लिपियाँ भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इनके जो अभिलेख थे उनको सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये याद रखिएगा, अशोक के सबसे पहले अभिलेख पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था इन्होंने, तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के कुल मिला के 14 शिलालेख थे जो उन्होंने पत्थरों पे लिखवाया था, और 7 स्तंभ लेख थे। स्तंभ मतलब जो स्तंभ टाइप में जो होते हैं वो 7 मिले थे। स्तंभ अभिलेख या लघु अभिलेख दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो 14 शिलालेख और 7 स्तंभ अभिलेख। स्तंभ अभिलेख जो है छोटे होते थे, शिलालेख बड़े होते थे। अब इनके हम कुछ 7 जो स्तंभ अभिलेख हैं इनको देख लेते हैं। तो इनका पहला अभिलेख था रूमंदेही अभिलेख। यह कहाँ मिला है, तो नेपाल के लुम्बिनी में, और यह अरमाइक लिपि में लिखा गया था, अरमाइक लिपि में। दूसरा है कौशाम्बिक अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मिला था। ये पहले कौशाम्बी में मतलब स्थापित करवाया गया था, इसको बाद में अकबर ने इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया था। याद रखिएगा कि कौशाम्बिक अभिलेख को इलाहाबाद में अकबर ने स्थानांतरित करवाया था। कौशाम्बिक अभिलेख में किसकी चर्चा थी, तो कौशाम्बिक अभिलेख में जो इनकी जो पत्नी थी कारवाकी, उसके द्वारा दिए गए दान की चर्चा थी। किसमें, कौशाम्बिक अभिलेख में। अगला अभिलेख था टोपरा जो कि हरियाणा में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसको फिरोज शाह तुगलक ने
दिल्ली ले आया था। ये फिरोज शाह जो तुगलक था इसको दिल्ली में स्थानांतरित करवा दिया था टोपरा अभिलेख को। अगला था मेरठ अभिलेख, जो मेरठ में स्थापित करवाया गया था, उत्तर प्रदेश मेरठ। इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने बाद में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। फिर 3 अभिलेख बिहार के चंपारण में मिले थे, एक रामापुरवा, एक लौरिया नंदनगढ़ और एक लौरिया अरारेस। ये 3 अभिलेख बिहार के चंपारण में स्थापित करवाए गए थे। आगे देखते हैं इनके जो 14 शिलालेख थे उनके बारे में, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, केवल वही देखेंगे हम। तो इनके पहला शिलालेख था उसमें किसकी चर्चा थी, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि किस अभिलेख में किसकी चर्चा थी। तो इनके जो पहले अभिलेख में चर्चा थी अहिंसा की और पशु बलि पर रोक की, ये 2 चीज़ें की चर्चा थी पहले अभिलेख में। फिर इनके दूसरे अभिलेख में क्या था कि पशु चिकित्सा और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के बारे में चर्चा थी, जैसे कि चेर, चोल और पांड्य। इनका जो तीसरा अभिलेख मिला है उसमें 3 अधिकारियों के बारे में चर्चा थी, एक राजुक, एक युक्तक, एक प्रदेशक। इनके शासनकाल में 3 प्रमुख अधिकारी होते थे, इनके बारे में तीसरे अभिलेख में चर्चा मिली है। फिर चौथे अभिलेख में क्या मिला था कि युद्ध के स्थान पर बौद्ध, बौद्ध मतलब शांति, तो युद्ध के स्थान पर शांति की चर्चा मिली है चौथे अभिलेख से। फिर बात आती है 5वें अभिलेख की, तो धम्म महामात्र। ये महामात्र एक प्रकार के अधिकारी होते थे, अभी आगे हम बताएंगे, अभी ऐसा ही देख लीजिए। तो 5वें में क्या है कि धम्म महामात्र की चर्चा थी। फिर 7वें में क्या था, ये 7वां सबसे बड़ा था। ये भी आपको डिस्प्यूटेड मिल जाएगा, कहीं कहीं कुछ और लिखा है, कहीं कहीं कुछ और लिखा है कि बड़ा वाला कौन था, लेकिन आप यही मानिएगा कि 7वां सबसे बड़ा था और इसमें धार्मिक समन्वय की चर्चा थी। फिर बात आती है 8वें की, तो 8वें में धम्म यात्रा की चर्चा थी। 9वें में छोटे मोटे जो त्यौहार थे उन पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, उसकी चर्चा थी। 11वें में कहा था इन्होंने कि मेरे अधिकारी जो है वो ब्राह्मणों को ना सताएं, अशोक के धार्मिक रूप से सहिष्णु होने के, ये भी एक उदाहरण है। आगे देखते हैं 12वां अभिलेख जो था उसमें स्त्री महामात्र की चर्चा थी। महामात्र एक प्रकार का अधिकारी होता है, उसमें स्त्री महामात्र की चर्चा थी 12वें अभिलेख में। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा थी। कुल मिला के इनके 14 शिलालेख मिले हैं, जो बड़े वाले मिले हैं। 14वें में इन्होंने बताया था कि ऊपर लिखे गए अभिलेखों में अगर किसी प्रकार की गलती है तो मेरी नहीं हो, लिखने वाले की गलती होगी, यही लिखा था 14वें वाले में। आगे देखते हैं कि कुछ प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो इनके जो उच्च अधिकारी थे जिनकी संख्या 18 थी उनको कहा जाता था तीर्थ या महामात्रा। अभी ऊपर महामात्रा वर्ड आया था, तो जो उच्च अधिकारी थे उनको तीर्थ या महामात्रा कहा जाता था। आगे देखते हैं तो इनके जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी संख्या थी 26 और उनको अध्यक्ष या नागरिक कहा जाता था। अब इनके कुछ विभाग देख लेते हैं, उनके अध्यक्षों के नाम। इनका जो कृषि विभाग था उनके अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहते थे, और इनका जो खनन विभाग था उसके अध्यक्ष को अकारा अध्यक्ष कहते थे। पुलिस विभाग के अध्यक्ष को राजछिन कहते थे, राजछिन। और जो गुप्तचर थे, गुप्तचर को क्या कहा जाता था, तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और इनका जो जंगल का अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो आंटविक कहा जाता था। जो कर वसूलने वाले होते थे उनको समाहर्ता कहा जाता था, ये सब याद रखिएगा। जो अंगरक्षक थे उनको अंतर्वशिक कहा जाता था। माप तौल वालों को पोतवा अध्यक्ष कहा जाता था। और जो सरकारी भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहा जाता था। आगे देखते हैं वास्तुकला, आर्किटेक्चर जो था, तो अशोक ने सांची का जो स्तूप है एमपी में जो स्थित है मध्य प्रदेश में, उसको बनवाया था। अशोक स्तंभ बनवाया जो कि कहाँ पे है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। अशोक स्तंभ से ही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है ना। आगे देखते हैं कि इनका जो पाटलिपुत्र जो था, अब पाटलिपुत्र में अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है, ये भी चीज़ याद रखिएगा कि कहाँ नहीं मिला है, तो पाटलिपुत्र में कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। आगे देखते हैं कि मौर्य काल में जो प्रांतों की संख्या थी वो 4 थी, मतलब इनसे पहले अशोक के शासनकाल से पहले जो है प्रांतों की संख्या थी 4। फिर अशोक का जब शासनकाल आया तो प्रांतों की संख्या हो गई 5। कैसे हो गई, क्योंकि इन्होंने कलिंग जीत लिया था ना, तो 5वां कलिंग वाला हो गया। कौन कौन से 5 थे, तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, प्राची, कलिंग, ये 5 हो गए। इनकी राजधानी क्या क्या थी, तो उत्तरापथ की तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी जो कि आधुनिक महाराष्ट्र में है, अवंती की उज्जैनी जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है, प्राची की पाटलिपुत्र या पटना जो कि बिहार में है, कलिंग की तोशली। फिर आगे देखते हैं कि मौर्य काल की जानकारी के स्रोत, मतलब हमें कहाँ कहाँ से पता चला मौर्य काल के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो जूनागढ़ अभिलेख से, ये रुद्रदामन का था जूनागढ़ अभिलेख, और शाहगौर अभिलेख से। इन 2 अभिलेखों से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर विदेशी यात्री जो आए
उनकी कुछ किताबों से हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि इंडिका, ये इंडिका, और इंडिका किसकी है, मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से, और ऑस्टिन और जस्टिन ने भी बताया है मौर्य काल के बारे में। फिर साहित्यिक स्रोत कुछ हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र, कौटिल्य की जो पुस्तक है, राजतरंगिणी, इससे भी हमें जानकारी मिलती है, मुद्रा राक्षस, इससे भी हमें जानकारी मिलती है, और कुछ जैन एवं बौद्ध ग्रंथों से भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अशोक के बाद शासन किसका था, अशोक के बाद अगला शासन कुणाल का था, जो कि अशोक का पुत्र था। फिर मौर्य काल का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। तो हमारा मौर्य काल जो है यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।